तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो टुडे वी गोना स्टार्ट अबाउट द चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, व्यापार से रिलेटेड चैप्टर है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमें उनकी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड भी देखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। आपको पहले से ही पता है कि बहुत से एंशिएंट टाइम पहले से ही ट्रेड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक प्लेस से खरीद कर अगर वो चीज़ बी प्लेस पे है तो वो बेच देता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ए प्लेस के पास मान लीजिए कि फ्रूट, किसी भी टाइप का फ्रूट है जो ए प्लेस पे ही पैदा होता है, और बी प्लेस पे उसी के एग्जांपल में मैं बोल सकता हूँ कोल मिलता है। तो होता क्या है कि जोग्राफिकल बेसिस पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे कोल मिलता है और यहाँ पे फ्रूट मिलता है तो ये एक दूसरे को अपना सामान बेच देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रेड। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले, मतलब मैं हज़ारों साल पहले कह सकता हूँ, एंशिएंट टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि उस समय पे यात्री, व्यापारी, बहुत से पुजारी, बहुत से धर्मगुरु बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते थे। मतलब उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग तो थी उस टाइम पे, और ट्रेडिंग सिस्टम की जो जड़ें थी उस समय से ही मजबूत होने चालू हो गई थी। शुरुआती समय में ये जितने भी लोग होते थे, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस जो तय करते थे उस समय पे, ये किसी ज्ञान के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, या अपने आप को किसी एक खतरनाक बीमारी या किसी समस्या से बचाने के लिए ये दूसरी प्लेसेस पे जाते थे। तो मतलब ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सामान की अदला बदली करें। ट्रेड का मतलब ये भी है, अगर आप पूरी तरीके से अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेड आप समझ गए होंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स को ही कैरी नहीं करते हैं, हम पूरी तरीके से हम मनी भी कैरी करते हैं, मनी वैल्यूज़ कैरी करते हैं, स्किल कैरी करते हैं, आइडिया, इनोवेशन, इवन हमने जम्स तक कैरी किया हुआ है, एंड डिजीजेस। जैसे कि आपको एट प्रेजेंट टाइम पता है, कोविड-19 इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का ही हिस्सा है। तो कोविड-19 जो बीमारी हमने शेयर करी है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो दूसरी प्लेस से हमारी कंट्री के अंदर आई है। और बहुत टाइम पहले जब बिजनेसेस चलते थे, व्यापार होता था, तो वहाँ के स्पेसशिप जो होते थे, स्पेसशिप कह रहा हूँ, वहाँ की शिप जो होती थी वो दूसरी कंट्री में आती थी और अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेके आती थी वगैरह वगैरह। मतलब हिस्ट्री के अंदर भी जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बीमारियां भी हम कहीं ना कहीं ट्रेड से शेयर करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एंशिएंट टाइम से अगर हम देखें तो यहाँ पे मेसोपोटामिया और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 6000 किलोमीटर के डिस्टेंस का भी यहाँ पे क्या कहते हैं व्यापार बहुत टाइम पहले से देखा गया है। गोल्ड में, कॉपर में, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मेसोपोटामिया के अंदर और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें कॉमन मिली है, जबकि कितनी हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस पे दूर है ना, लगभग 6000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूर है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इनके बीच में ट्रेड होता रहा है। मतलब हमारे एंशिएंट टाइम से ही हमने ट्रेड देखा है। ठीक है, तो उस समय पे ट्रेडिंग के सिस्टम पे हमने देखा था कि भाई क्या कहते हैं, उस समय पे जिस समय पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अच्छा हो गया था तो हमने गुड्स को ट्रेड करना चालू कर दिया था, गुलामों को ट्रेड करना चालू कर दिया था। और ये एग्जांपल 17वीं सेंचुरी का है, जिस समय कॉलोनियल पीरियड बन रहा था, उपनिवेशवाद क्षेत्र बन रहे थे, और अंग्रेज लोग जो होते थे दूसरी टेरिटरीज में जाते थे और फिर उस टेरिटरीज को अपना गुलाम बना देते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत था, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ने भी कहीं ना कहीं सामान को लाने ले जाने में, और उसके बाद व्यक्तियों को और साथ साथ गुड्स को लाने ले जाने के लिए, ह्यूमन एनिमल्स को लाने ले जाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल की वजह से उन लोगों ने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मतलब ट्रेड आप समझ गए होंगे, और ट्रेड के पीछे जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था वो क्या था, और ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रेड और कितना अच्छा हो पाया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा डीपली और जानेंगे कि ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेड नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ही रहता है, राष्ट्रीय व्यापार जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल आपको बता देंगे। दूसरा है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बहुत सिंपल सा शॉर्ट शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलती है, ठीक है, और वो हमें भेजनी है तमिलनाडु के अंदर।
तो वही तमिलनाडु के अंदर अगर कोई सामान बेचा जाता है और जम्मू कश्मीर से वो ट्रांसपोर्ट होकर आता है तो देश के अंदर ही मिल पाया सामान, ठीक है। मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में यूरेनियम मिलता है और तमिलनाडु के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो जम्मू एंड कश्मीर से वो ट्रेड करके तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय व्यापार यानी कि नेशनल, दिस इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा होता है कि जब सामान को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भेजा जाए, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब मान लीजिए कि अगर अफ्रीका के अंदर सोना चांदी कॉपर मिलता है तो वो यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर भेज देगा एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड में आप समझ गए होंगे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम सीमाओं के आर पार मतलब पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके हम वस्तुओं को और अपनी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रेड। अब ट्रेड दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है, फ्लो ऑफ कैपिटल हो सकता है ना, ठीक है। और फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्लो ऑफ ट्रेड है एंड फ्लो ऑफ लेबर है, फ्लो ऑफ स्लेव है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सर्विस के रूप में देते हैं। और धीरे धीरे करके यही ट्रेड के वजह से ये इतना फेमस हो पाया और बाद में ये इंटरनेशनल ट्रेड बन गया। गुड्स एंड सर्विस को हम बहुत ह्यूज अमाउंट में दूसरी कंट्री के साथ अक्रॉस द बाउंड्री शेयर करें, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो अभी आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड एकदम से नहीं बना था। अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें तो उस समय पे ही कहीं ना कहीं जो चीज़ों का एक्सचेंज करने का तरीका था वो बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका था। उस समय पे आप सभी को पता है कि मनी नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय पैसा बना ही नहीं था। ये तो अभी से बना है पैसा। पैसा ना होने की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम था, यानी कि व्यापार होता था। क्यों? ये कैसे करते थे? ये ऐसे करते थे, किसानों के साथ जितने भी चरवाहे होते थे, जो जानवर पालते थे, हेडर्स जिन्हें आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी किसान है, अब अगर किसान फार्मर जो है वो कोई सामान खरीदना चाहता है ना, इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसे बाटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बाटर सिस्टम अब क्या होता है वो आप समझ जाएंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाटर सिस्टम पहले से होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास फ्रूट है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास मैं बोल सकता हूँ मांस है, चिकन है, और इस व्यक्ति को चिकन चाहिए और इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं फ्रूट चाहिए, तो ये अपने सामान की अदला बदली कर लेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती थी शुरुआत में, लेकिन क्या करें उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड पे ऐसे ही ट्रेड होता था। एग्जाम्पल एक ये वाला है और एक दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, किसानों के साथ जो चरवाहे होते थे, जो अपने साथ जानवरों को लेके चलते थे, वो अपने जानवर, पनीर उससे जो बनता था, चमड़ा जो बनता था या उससे मिलने वाला मांस जो होता था, है ना, उन सबको बेचकर ये दूसरे धातु के उपकरण खरीद लिया करते थे। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ट्रेड का एक हिस्सा हो सकता है। अर्ली टाइम पीरियड पे अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो उस टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहती होगी, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखे हैं, जैसे हाथी के दांत हो गए, उनके खाल हो गए, बाल हो गए, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ जानवर हो गए। जानवर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, छोटे टूल्स हो गए, ठीक है, चांदी, सोना, और मैं बोल सकता हूँ ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय पे ट्रेडिंग सिस्टम में पैसे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जिसकी कोई वैल्यू होती हो, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम बहुत टाइम पहले चलता रहा और इंटरनेशनल ट्रेड के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। एंशिएंट टाइम पे हम देखें तो उस समय पे ट्रेड करना दूसरे कॉन्टिनेंट में बहुत मुश्किल था। क्यों? अगर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ भारत जो था, अगर एग्जांपल के लिए इंडिया समझ लीजिए आप इसे, भारत अगर दूसरे कॉन्टिनेंट पे यानी कि मान लीजिए कि यूएसए के अंदर अगर ट्रेड करता था तो इतना लंबा डिस्टेंस पे ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बोल सकता हूँ कि हम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास इतने जहाज़ की सीमाएं नहीं थी, है ना। तो मतलब इतना लंबा ट्रेड करना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा भी हो सकता था। और रास्ते में क्या कहते हैं, चोरी के कारण हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू थेफ्ट हम इतना लंबा ट्रेड नहीं कर पाते थे। और लोकल जो बाज़ार होते थे उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां होती थी। इसीलिए किया क्या जाता था कि इंडिया के अंदर जो भी सामान मिल पा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे ही ट्रेड कर लिया जाता था। यानी कि वही एग्जांपल कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ मिला है, तमिलनाडु में कुछ भेज दिया, और अटक में कुछ मिला तो कटक में भेज दिया, है ना। तो ये सिस्टम देश में चलता रहता था शुरुआती टाइम पीरियड में। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब हम लोगों ने सिल्क रूट ढूंढने चालू कर दिए तो हम अपने ही आसपास के इलाकों से कनेक्ट होने लग गए थे, जैसे चाइना और रोम इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है।
ठीक है। रोम से हम देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यूरोप के अंदर रोम है, यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है। और उसके बाद फिर हमने ये मेसोपोटामिया का इलाका है, एंड देन यहाँ से इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, और फिर यहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ आ गई। तो जैसे जैसे हमने सिल्क रोड को ढूंढना चालू करा, तो सिल्क रोड ढूंढने की वजह से हमने भारत, ईरान, मिड एशिया, चाइना, इन इलाकों से ऊन है और बहुत सारी ऐसे वैल्यूबल गुड्स है जो हमने कहीं ना कहीं ट्रेड करनी चालू कर दी, है ना। 12th और 13th सेंचुरी के अंदर हम बोल सकते हैं कि जिस समय पे ये रोम साम्राज्य टूटने लग गया था, तो उस समय पे बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ा था, लेकिन हमने ट्रेड कहीं ना कहीं करना चालू कर दिया था। और आप ये नोटिस करेंगे कि 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे कॉलोनियल पीरियड भी आ चुका था, और उस टाइम पीरियड पे हमें दास की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो आप देख सकते हैं हम अफ्रीका से, जो अफ्रीका है वहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर जो गुलाम होते थे, जिसे आप स्लेव बोलते हैं, उसका भी ट्रेड किया जाने लग गया था। दास व्यापार शुरू हो चुका था 15th सेंचुरी के लगभग, है ना। दास व्यापार आप समझ सकते हैं किसे कहते हैं। देन डच के लोगों ने, आप ये देख सकते हैं, डच के लोगों ने एंड पोर्तुगीज़ के लोगों ने सीमाओं के आर पार जाके क्या कहते हैं जगहों को कैप्चर करने लग गए थे। और सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट तो जब आई थी, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट जब आई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब था कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाना और नए नए टाइप के उपकरण जो होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनका बन जाना, जो इंग्लैंड के अंदर बना था। और इसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। और इसने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। तो विश्व के अंदर दिक्कत जब आई, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ने लग गई थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं सामान को बेचने के लिए ट्रेड बैरियर्स बना दिए। मतलब क्या क्या बना दिए ट्रेड बैरियर्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कभी जापान जो था वो जर्मनी से ट्रेड किया करता था, ठीक है। अगर जापान जर्मनी से ट्रेड करता था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, यानी कि विश्व युद्ध की वजह से, जो सामान जापान जर्मनी को बेचता था, अब उसने उसे देना बंद कर दिया था और टैक्स लगा दिए थे। तो ट्रेड बैरियर्स ऐसे बन गए थे। और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए विश्व के अंदर गेट की इस्टेब्लिशमेंट करी गई। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। इसके बारे में डीपली हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन बाद में फिर इसी को ही इन लोगों ने क्या बना दिया, WTO बना दिया, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका मेन मकसद है कि जो भी कंट्री एक दूसरे से व्यापार करती है, मान लीजिए कि साउथ अमेरिका अगर अफ्रीका से व्यापार करती है, बिजनेस करती है, तो इनके बीच में ट्रेड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो तय करने का काम क्या कहते हैं, WTO का होता है। मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखें तो अगर UK अगर ट्रेड करता है कहीं इंडिया से जाके, तो इंडिया में कैसे सामान बेचा जाएगा UK के थ्रू, और इंडिया UK को कैसे सामान बेचेगी, ये तय करने का जो काम होता है वो WTO का होता है। जबकि एंशिएंट टाइम पीरियड पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी जो है वो हो क्यों रहा है इतने लंबे समय से, एग्जिस्टेंस में क्यों है वो? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप देखेंगे कि भारत के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। भारत में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कनाडा के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जो भारत के अंदर नहीं मिल सकते। इसकी वजह से हमें ट्रेड करना पड़ता है और इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है। तो सामान बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस से भेजा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि हम सामान को ही नहीं बल्कि लेबर्स को भेज देते हैं। आप देखेंगे कि सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर भारत की बहुत सारी लेबर जो है गई हुई है, तो इसे ही हम तुलनात्मक लाभ बोलेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब यही हो गया कि मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ नहीं मिल पा रहा है और जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, तो इंडिया उसे प्रोवाइड करवा देगा। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सामान है वो इंडिया के अंदर नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करा देगा। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि तुलनात्मक लाभ। तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं लोगों के, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी है। इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए फॉरेन पॉलिसीज का होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ट्रेड एंड कॉमर्स को और कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम, कि एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से अगर उनके बीच में व्यापार हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, तो उसका एक्चुअली बेस क्या है, आधार क्या है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं, तो कारण हमें देखना होगा। वो है डिफरेंट इन नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर या विभिन्नताएं, इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा है पॉपुलेशन फैक्टर, इसकी वजह से हो रहा है।
एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास इसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे आप विदेशी निवेश बोलते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। एंड देन लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर आपको 6 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो बेसिकली आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे, जो बेसिक मिलेगा वो आपको यही 5 मिलेंगे। यानी कि सिर्फ ये 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हम किसी भी कंट्री से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे हमें डीपली समझना होगा, जब जाके हम इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेसिक फंडे हैं वो हम समझ पाएंगे। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि आपको सभी को पता है कि भाई जो नेचर है उसके साथ हमारा बस नहीं चल सकता। यानी कि आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड क्यों है, तमिलनाडु में इतनी गर्मी क्यों है ना, और उसके बाद हमेशा असम के इलाके में हमेशा बारिश ही क्यों होती रहती है। तो हम इसका जो नेचुरल चीज़ें हो सकती है ना उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमने अर्थ को नहीं बनाया है। सो दैट इज़ वाई नेशनल रिसोर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं इन फैक्टर से भी मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम जोग्राफिकल फैक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा खेती पाई जाती है। ठीक है, क्यों? एग्रीकल्चर लैंड ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है ना, और यहाँ पे प्लेट्यूज वाले इलाके हैं तो यहाँ पे हमेशा हमें माइनिंग देखने को मिलती है। तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि सामान अगर कंट्री के लिए चावल बेचना है तो आप इन्हीं स्टेट से चावल को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। तो जोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं व्यापार के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, एंड देन है मिनरल रिसोर्स। अब देखिए भारत के अंदर या किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर जो रिसोर्सेज का मिलना है वो अनइवन है क्योंकि भाई जो मिनरल रिसोर्स होते हैं वो ज़मीन की बहुत गहराई में मिलते हैं, जैसे हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और देश के ट्रेड होने के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आपको पता हो कि कोल 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में आपके जो यूके है यानी कि इंग्लैंड जिसे आप बोलते हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दैन डायमंड्स, ऐसे बहुत से प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जो मिनरल रिसोर्स में आते हैं, जो धरती की गहराई में होते हैं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड जो है इफेक्ट होता है। देन है क्लाइमेट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑफ नेशन रिकॉर्ड्स और रिसोर्सेज, यानी कि जो राष्ट्रीय संसाधन है उसमें जलवायु यानी कि जो क्लाइमेट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हो गए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं कि एनिमल्स हो गए वो ग्रो होते हैं। और कहीं ना कहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें अलग अलग डिमांड जो है वो देखने को मिलती है। मान लीजिए कि कहीं पे भीड़ ज़्यादा हो रही है तो उनके ऊन जो है वो हमें मिल जाते हैं, है ना, तो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट की वजह से आप देखिए कहीं केला या रबड़ जो है वो पैदा हो पा रही है तो वो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है, कहीं पे चाय पैदा हो पा रही है तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है। और ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। देन दूसरा फैक्टर अगर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है पॉपुलेशन फैक्टर, और पॉपुलेशन फैक्टर के भी 2 पार्ट है। जैसे पहला आप बोलेंगे कल्चर फैक्टर, तो कल्चर फैक्टर भी कहीं ना कहीं नेशनल रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये कल्चरल फैक्टर कैसे हो गया आप देखेंगे अगर, तो कल्चर में हमारे भारत के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं को चावल गेहूँ ये कहीं ना कहीं दान करते हैं या चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आप बैसाख के मेले में भी देखेंगे कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा के साइड में। तो सांस्कृतिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसीलिए कि कोई भी ऐसे गुड्स जो कहीं ना कहीं कल्चर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही रीजन पे मिले और उसकी बहुत हाई वैल्यू डिमांड हो इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे मान लीजिए कॉटन। तो आप देखेंगे कॉटन हमारे कंट्री के अंदर बहुत फाइन कॉटन मिलता है गुजरात में, जो पूरे वैल्यूएबल गुड्स के मुकाबले में किसी और कंट्री में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड दोनों में। दूसरा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन में इसलिए बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि किसी भी कंट्री की जनसंख्या ज़्यादा है तो जो भी चीज़ उस कंट्री के अंदर पैदा हो रही होगी वो उन्हीं की जनसंख्या के ऊपर खर्च हो जाती है ज़्यादातर। जैसे एग्जांपल के लिए चाइना, ठीक है, तो चाइना का जो भी प्रोडक्शन पहले था वो खुद उनके स्टेट की जनसंख्या की पॉपुलेशन पे ही खर्च होता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि जो पॉपुलेशन फैक्टर है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो भी ट्रेड का एक हिस्सा है। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो जो भी जनसंख्या जिन कंट्री की ज़्यादा है तो वहाँ पे जो भी व्यापार होता है उसका काफ़ी हिस्सा साइज ऑफ पॉपुलेशन पे ही खर्च हो जाता है। और साइज ऑफ पॉपुलेशन पे आप देखेंगे जेंडर,
एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, एज, इसके हिसाब से जनसंख्या को क्या कहते हैं कंट्रोल किया जाता है, या उससे रिलेटेड जो भी सेवाएं होती है या जो भी सर्विसेज होती है उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए साइज ऑफ पॉपुलेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आप कह सकते हैं कि देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिन पे 75% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आता है, यानी कि कृषि से ही आता है, तो उस कंट्री को इंटरनेशनली देखा जाएगा कि उसकी जो वैल्यूबल गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड पे ही आ पाएंगे। लेकिन जो कंट्री इंडस्ट्रियल बेस्ड है ना, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी दोनों कर सकती है, और उसका कितना डिमांड होता है इंटरनेशनली वो एक अलग चीज़ है। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रियल जो प्लेसेस होते हैं वही बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा भारत जो है वो इंडिया कंप्यूटर नहीं बेच सकता क्योंकि कंप्यूटर में हमने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया। तो मतलब कहने का यही है कि डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक जो विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उस पर बहुत फ़र्क डालती है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका इतना रिच है क्योंकि उसमें वो सारी सर्विसेज हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जो चाइना और यूके ही बनाता है और भारत में वो बेचने की कोशिश करता है, इसलिए उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के कंपैरिजन में बहुत आगे है। एंड अनदर फैक्टर इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए अपना पैसा निवेश कर देती है, जिसे बोलते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि जेफ बेजोस है, ठीक है, जेफ बेजोस ने अपना मोस्टली हिस्सा इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्रीज़ को बनाने में लगा दिया। तो जो भी इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ बनेगी तो आप देखेंगे कि इससे हमें ही फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का ही हिस्सा है। इससे क्या इंश्योर हो पाता है? इससे किसी भी कंट्री के लिए जो उनका खाने पीने की चीज़ें होती है, मिनरल्स होता है, उनके जो मार्केट के वैल्यूबल गुड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इंश्योर हो जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए माना जाता है वो माना जाता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। तो बहुत टाइम पहले से आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट की शक्ल बदलती जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम पहले हम सिर्फ और सिर्फ पानी के थ्रू पैदल या क्या कहते हैं नॉर्मल जो एनिमल्स होते थे उससे हम ट्रेड करते थे, और बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था और बहुत लंबा समय भी लग जाता था। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, टेक्निकल उसमें बदलाव आए हैं, तो ट्रांसपोर्ट ने सर्विस की फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है, और जो गुड्स होते हैं उन्हें फिजिकली बहुत जल्दी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल बेसिक, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री का डिपेंड करता है। आई होप नेशनल ट्रेड के बहुत सारे एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि पहलू, यानी कि ये किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हर टाइप के पहलू पे ध्यान देना होता है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना हो रहा है, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार किस किस टाइप का होता है, या कौन सा देश कैसा व्यापार करता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड शुरुआती समय से कैसी रही थी और कैसे बदलाव आया है उसके अंदर, एंड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड देखेंगे तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, जैसे हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जैसे आप व्यापार परिणाम बोलते हैं। मतलब इसमें होता है क्या है कि हम वस्तुओं को और सर्विस को, गुड्स एंड सर्विस को टोटली काउंट करके, मेजर करके व्यापार के परिणाम यानी मात्रा को निकाल पाते हैं। इससे ही पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितना ट्रेड कर रही है, कैसे ट्रेड कर रही है, कितने मिलियंस टन्स में ट्रेड कर रही है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एंड टोटल इंपोर्ट मर्चेंडाइज, ये वक्त के साथ यूएस डॉलर के अंदर, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर के अंदर कितना बदलता जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितने परसेंटेज पे व्यापार कर रही है ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की संरचना। आप ये देखेंगे कि बहुत टाइम पहले से व्यापार की सिचुएशंस में बदलाव आए हैं, यानी कि शुरुआती सेंचुरीज में देखा जाए, बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड पे देखा जाए तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, और वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेन डोमिनेंट जो था वो प्राइमरी एक्टिविटी का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट सेक्टर जैसे आप बोलते हैं एग्रीकल्चर, उस पर ज़्यादा बेस था। लेकिन जिस तरीके से समय बदला, समय बदलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया, ज़्यादा कमांड बनानी चालू कर दी, और ग्लोबली अब देखा जाए तो ग्लोबली काफ़ी हद तक
सर्विस सेक्टर भी इसके अंदर आ चुका है, जैसे ट्रैवल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, जो बहुत सारी कमर्शियल सर्विसेज हो गई, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि व्यापार में बदलाव आया है। कहाँ पहले व्यापार जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हुआ करता था, देन बड़ी बड़ी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के ऊपर फोकस करना चालू करा, और उन्होंने जो अपने कॉलोनियल पीरियड्स के मतलब जो गुलाम देश होते थे उनसे रॉ मटेरियल में कच्चा कॉटन ले लेते थे। जैसे आप इससे देख सकते हैं कि उन लोगों ने फ्यूल्स और जो मिनरल रिसोर्स होते हैं उसको निर्यात करना चालू करा। तो ये आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। देन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में होता है क्या है कि बहुत टाइम पीरियड पहले ऐसा होता था कि जो भी डेवलपिंग कंट्री थी, जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और शुरुआत से ये नॉन डेवलप तो थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्री क्या करती थी कि अपने ही देश में जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं या आर्टिफैक्ट होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें दूसरी कंट्री को देती थी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को देती थी। इससे क्या होता था कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था कि पहले डेवलपिंग कंट्री जो थी, जो डेवलपिंग यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं थी, डेवलप हो रही थी, वो सामान दिया करती थी डेवलप्ड कंट्री को, ठीक है। अब वो डेवलप्ड कंट्री को अगर सामान दे रही है तो व्यापार डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जाता था, लेकिन सिचुएशन बदली, फिर डेवलप्ड कंट्री से सामान बन के डेवलपिंग कंट्री में आने लग गया। तो ये आप फ्लो ऑफ ट्रेड बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन है, कॉटन डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री को देती है और डेवलप कंट्री उसको बाद में थ्रेड या कपड़ा बना के डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है। एग्जांपल के लिए आयरन ओर भी है, वो उससे आयरन निकालती है और अच्छा मटेरियल गुड्स बना के वो डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है और व्यापार की सिचुएशन में कितना ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है। यूरोपियन कंट्री एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को और उसे एक्सचेंज कर देती है, मतलब वो एक्सचेंज करती है रॉ मटेरियल से, मतलब रॉ मटेरियल डेवलपिंग कंट्री से ले लेती है और उसके बदले में वो फाइनेंस गुड्स बनाकर, उसको अच्छा गुड्स बनाकर डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है। इससे जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि जो अमीर देश है, जैसे यूके, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के अंदर इसके पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमें। वो इसलिए देखने को मिला क्योंकि उस टाइम पीरियड तक आते आते जो गुलाम देश थे, जो कभी अंग्रेज़ों ने जिनको गुलाम बनाया था, वो लोग आज़ाद होते जा रहे थे। आज़ाद होने की वजह से आप देखेंगे कि इंडिया, चाइना और बहुत से ऐसी साउथ अफ्रीका की कंट्री है जिसने बाद में विकसित देशों के साथ ही कंपटीशन करना चालू कर दिया। मतलब कहाँ विकासशील देश यानी कि इंडिया, चाइना जो थे, उनको रॉ मटेरियल दिया करते थे डेवलप कंट्री को और बाद में वही सामान बना के हमारे भारत में बेच देते थे। अगर आपको याद हो, भारत ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यही बोला गया था कि आपको बाइकआउट करना है, जो क्या कहते हैं बहिष्कार करना है, आपको जो भी फाइनेंस कॉट होते हैं, मतलब बहिष्कार करना है आपको, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कपड़े होते हैं उनका बहिष्कार करके अपनी ही कंट्री में पाए जाने वाला जो सूती होता है या कॉटन होता है उससे आप कपड़े या क्लोथ्स बनाइए और वही पहनिए। और इससे सही मायने में जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, है ना। लेकिन जिस समय के 20th सेंचुरी के लगभग बहुत सारी कंट्री आज़ाद होने लग गई थी और इससे कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री अमेरिका जैसे देश की या यूके जैसे देश की कमर टूट गई, ठीक है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके भी टाइप होते हैं। मतलब अगर आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उसके भी टाइप होते हैं। जैसे आप बायलेटरल ट्रेड यानी कि द्विदेशीय व्यापार बोलते हैं, और है मल्टीलेटरल ट्रेड जैसे आप बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? दो देशों के बीच में किया गया समझौता। कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो सकता है जिससे सामान को दूसरी कंट्री में बेचा या खरीदा जाएगा, जैसे इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। तो आप देखेंगे अब यूएसएसआर कंट्री तो रही नहीं, अब इसका नाम रशिया हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम समझ सकते हैं इंडिया और रशिया के बीच में। अब बायलेटरल ट्रेड में क्या होता है कि एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में हमने कुछ बेसिस पे, जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे, टेक्निकल और इकोनॉमिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में यूएसएसआर हमारी मदद करता है, जैसे स्टील के लिए है ना, उसके लिए मदद करता है। दूसरा पॉलिटिकल बेसिस पे उसने यूएनओ के अंदर हमारे कश्मीरी मुद्दे को उठाया था, ये एक अच्छी बात है। मिलिट्री सर्विस के लिए कहीं ना कहीं यूएसएसआर ने हमें मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें दी है। उसके बाद कल्चर बेसिस पे देखा जाए तो हिंदी फिल्में यूएसएसआर यानी कि रशिया के अंदर कल्चर एक्सचेंज का एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो फ़ायदा दे रहा है हमें। दूसरा है मल्टीलेटरल ट्रेड जिसे हम बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रियों के साथ व्यापार करना पड़ता है, ठीक है, जो कोई भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए आसियान था, आसियान के कितने मेंबर कंट्री है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। अगर आपने 12th की पॉलिटिकल पढ़ी है तो मैंने आसियान के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है और आपको वो वीडियो देख के बताना है कि
उसमें कितनी कंट्री जो है, ठीक है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड का एक एग्जांपल है आसियान के साथ इंडिया का रिलेशन। क्यों? क्योंकि 1992 के बाद ही लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने लॉन्च करी थी, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति। 1992 के अंदर भारत की पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई थी और उसने आसियान के साथ अच्छा संबंध बनाया था। आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, वो है। और उसमें 2009 से 2014 में भी FTA लॉन्च करा था। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि वो आसियन मेंबर कंट्री के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे इन कंट्री के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1948 के टाइम पीरियड से, जिस समय पे लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो उस समय पे ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए WTO की फाउंडेशन की गई थी। तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से ग्लोबली मैं बोल सकता हूँ कि व्यापार के रूल्स को तय करती है। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो सेट करती है रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब आपको क्या लगता है कि WTO जो है पहले बन गया था? नहीं, WTO पहले इसका नाम गेट था, और गेट की फुल फॉर्म क्या है वो आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देख लिया था। तो गेट की अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप विकिपीडिया करिए, आप सर्च कीजिए ताकि आपको पता चले कि गेट की फुल फॉर्म क्या है, और कमेंट करिए। गेट बनने के बाद इसको विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, यानी कि WTO 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था। एट प्रेजेंट टाइम 164 मेंबर स्टेट्स कंट्रियाँ इसकी मेंबर बनी हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपको जियोना में देखने को मिल सकता है। तो अभी इसका बजट आप देख सकते हैं लगभग इतना है, और ये एक पूरी तरीके से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको मैंने बता दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है किन कंट्री के लिए, उन्हीं सभी कंट्री के लिए जो इसकी मेंबर बनी हुई है, यानी कि 164 कंट्री मेंबर इसकी आज की डेट में सदस्य बनी हुई है, ठीक है। तो ये WTO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों इसका मेन काम तो मेन यही है कि एक नेशन का दूसरे, मतलब मान लीजिए कि अगर भारत इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो WTO के साथ वो कैसा ट्रेड करेगा, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, ठीक है। और पूरी तरीके से जो इनका मेन फोकस होता है वो सर्विसेज को, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन को, बैंकिंग को, और इंटरैक्चुअल जो राइट्स होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, ये हमेशा अमीर देश के लिए ही यूज़फुल रहा है। मतलब अगर कोई भी ट्रेड करना होता है तो अमीर देश अपने हिसाब से रूल्स एंड प्रिंसिपल WTO के अंदर सेट कर लेते हैं, और इस हिसाब से कहा जा सकता है कि गरीब देशों के लिए जो UN और WTO है वो ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट रेदर देन जो रिच कंट्रीज़ होती है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या करा, हमने रीजनल ट्रेड ग्रुप्स बनाए। रीजनल ट्रेड ग्रुप्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, क्योंकि पूरी तरीके से कंट्री के बीच में व्यापार तो करता है, लेकिन साथ साथ उनके बिजनेस को इंक्रीज करने की, यानी कि उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ये चाहे तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ हो रहे व्यापार को, उनके बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रियाँ एक साथ मिलकर व्यापार करती है, और इसमें WTO का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे आप साफ्टा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा के बारे में आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम हम देखेंगे बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका है। जनवरी के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2004 के अंदर, ठीक है। आपकी बुक के अंदर 2006 लिखा हुआ, तो आप इसे करेक्ट ज़रूर कर लेगा। ये विकिपीडिया के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली हुई है, तो 2006 के अंदर इसकी फाउंडेशन मानी गई थी, ठीक है। इसका 12वां समिट इस्लामाबाद के अंदर हुआ था जो पाकिस्तान के अंदर है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा क्या कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि इतने जितने भी ग्रुप कंट्री है ना, इनके बीच में फ्री ट्रेड करना और किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाना। दूसरा है जिसे आप ये ओपेके कहते हैं। ओपेके का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये वो सारी कंट्री है जिसको वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके मेंबर 13 स्टेट कंट्रीज़ की मेंबर है। 13 स्टेट कंट्री कौन कौन सी है? अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमित है ना, एंड वेनेजुला। ये सारी कंट्री जो है इसकी मेंबर बनी हुई है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं 1949 के अंदर हुई थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंट्री पूरी तरीके से फोकस करती है जो
पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के लिए इन कंट्री के बीच में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बहुत आसानी से होने की कोशिश होती है। दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका के अंदर है। इसका मेन मकसद है कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड नेशन, इसके बीच में पूरी तरीके से इन कंट्रियों के बीच में फ्री ट्रेड करना, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट 1949 में हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं ये रीजनल ग्रुप्स हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है आप उरुग्वे में देखने को मिलेगा आपको। 13 कंट्री मेंबर है इसकी एट प्रेजेंट टाइम पे, और इसकी जो 13 कंट्री में से है वो जो मेन है अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, मैक्सिको है, पेरू है और उरुग्वे है एंड वेनेजुला है, ये सारी है। इसकी 12 अगस्त 1980s के टाइम पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर है। 1993 के अंदर पूरी तरीके से ये अस्तित्व में आया था। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ सभी देशों ने साइन करे थे। फाउंडिंग कंट्री जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग है। बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर हैं जिसमें से जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि इन सारी कंट्री के बीच में एग्रीकल्चर प्रोटेक्शंस को शेयर करना है ना, उसके बाद केमिकल्स को शेयर करना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को एक साथ ला के खड़ा किया है और ये सिर्फ और सिर्फ यूरो में ही व्यापार करते हैं। ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप पॉलिटिकल साइंस की मेरी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 6 है दोस्तों, जिसमें आप इसके बारे में काफ़ी और अच्छा जानेंगे। नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आप आसियान बोलते हैं। इसकी फाउंडिंग डेट 1967 है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें आप देखेंगे कि 5 कंट्रीज़ की फाउंडिंग वो थी, लेकिन बाद में 10 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। बैंकॉक एग्रीमेंट के तहत साउथ ईस्ट एसोसिएशन जो नेशन है उन्होंने इसमें साइन करे थे। इनका मेन काम है कि इन कंट्री के बीच में शांति लाना, इनके कल्चर के रिस्पेक्ट करना और इकोनॉमिक हेल्प करना, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का इससे प्रॉब्लम क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा रीजनल स्पेसिफिकेशन को बढ़ावा देता था और इससे क्या होता था कि जो हाई लेवल प्रोडक्शन होता था वो हो पाता था और बेटर स्टैंडिंग लिविंग होती थी और वर्ल्ड में सर्विसेज एंड गुड्स को बहुत आसानी से भेजा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो रीजनल चीज़ें आ गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस एंड वेजेस के अंदर बराबरी आ गई है। लोग क्या कहते हैं, नॉलेज और कल्चर को शेयर करने लगे हैं। अनइवन लेवल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का डेवलपमेंट के हिसाब से, और संसाधन जो हमें मिल पा रहे हैं उनका सही तरीके से जो नॉन डेवलपिंग कंट्री है वो भी इस्तेमाल कर पा रही है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का अब क्या कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, क्योंकि WTO के अंदर जो अमीर देश है वो अपनी मनमानी चलाते हैं। लेकिन होता क्या कि छोटी छोटी कंट्रियाँ जो नॉन डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत सारी कंट्रियाँ मिलके आपस में कम्युनिटियाँ बना लेती हैं और वो आपस में एक दूसरे से व्यापार करती हैं और WTO के तहत वो व्यापार नहीं करती है, तो इससे इनको ही फ़ायदा होता है। सो वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब अगर एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जैसे आप बोलते हैं वो अहम भूमिका निभाती है। मतलब बंदरगाह के बिना तो आप कह सकते हैं कि सामान जो बहुत बड़े लेवल पर सामान आता है वो ट्रेड हो नहीं पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर एक कंट्री ट्रेड कर रही है तो आप देखेंगे कि बंदरगाह यानी कि जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या होता है कि कार्गोज और पैसेंजर जो शिप्स होती है ना उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। दूसरा, बंदरगाह एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सामान को लोड अनलोड किया जाता है या जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको खड़ा करने की जगह मिलती है। नेविगेशन चैनल मेंटेन काफ़ी अच्छा होता रहता है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पे अच्छे बंदरगाह मिलेंगे आपको, वहाँ पे सबसे अच्छा व्यापार आपको देखने को मिलेगा। ठीक, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं और वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्स, यानी कि किस टाइप के कार्गो शिप्स को हैंडल करते हैं। एक तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा उनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है और तीसरा जो भी बंदरगाह है उनकी विशेषताएं क्या क्या है। मतलब बहुत टाइप के बंदरगाह होते हैं यानी कि पोर्ट्स होते हैं जो अपने काम में बहुत स्पेशल होते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में, तीनों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनकी स्पेसिफिकेशन किस किस टाइप पे है। तो हैव अ लुक। एंड अगर आपने ये नहीं जाना है कि बंदरगाह है क्या, तो मैं शॉर्ट टर्म में बस आपको ये बोल सकता हूँ, जितनी भी इंटरनेशनल शिप्स होती हैं उनको जो बंदरगाह होते हैं यानी कि पोर्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप सर्विसेज देते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अब अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, मतलब किस किस टाइप के कार्गोस को ये हैंडल करता है। जैसे इंडस्ट्रियल हैंडल, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स हो गया, कमर्शियल पोर्ट्स हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स हो गए, यानी कि औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापक। तो अगर इंडस्ट्रियल पोर्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल में ये बल्कि गुड्स को, बल्कि कार्गो गुड्स लेके जाते हैं बहुत बड़े लेवल में, जैसे ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल चीज़ें हो गई, है ना। इसी से रिलेटेड जो सिमिलर मटेरियल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिप बहुत बड़ी मात्रा में सामान को लेके जाता है, ठीक है। तो आप इस शिप को क्या बोलेंगे, आप इसे आप इंडस्ट्रियल पोर्ट्स बोलेंगे। मान लीजिए कि यूएसए से कोई सामान निकला है और डायरेक्टली वो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सामान लेके आ रही है बहुत ही बल्कि गुड्स को, तो वो इंडस्ट्रियल पोर्ट पे आके रुकेगा। देन दूसरा है कमर्शियल पोर्ट्स। कमर्शियल पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मतलब ये भी शिप्स होती है, लेकिन ये शिप रॉ मटेरियल्स को ओपनली नहीं, जो पैक्ड मटेरियल्स होते हैं उनको लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सभी को पता है कि अमेज़ॉन की बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूएसए से आती है, तो वो पैक्ड मटेरियल होता है जो शिप में बहुत बड़ी मात्रा में डल के कमर्शियल पोर्ट से और मुंबई के पोर्ट्स पे ये आके रुक जाता है। तो वहाँ पर फिर ये पैक्ड मटेरियल को वहाँ उतारा जाता है, तो वो कमर्शियल पोर्ट्स हो गए। कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही टाइप, बल्कि गुड्स और जनरल कार्गोस को दोनों को हैंडल करने की कोशिश करता है। देन दूसरा है हमारा जो पोर्ट्स होते हैं वो उनकी लोकेशन पे मैटर करते हैं। जैसे हम इनलैंड पोर्ट्स बोलते हैं और आउटर पोर्ट्स। मतलब इनलैंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ किसी प्लेस के अंदर ही होना। मतलब मान लीजिए कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किसके बारे में हम एग्जांपल लेते हैं, यूके के बारे में। तो यूके के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं आपके, क्या है, कैनल्स हैं, यानी कि क्या है, नहरें हैं। तो वो नहरें बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करती है और वहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे नदियाँ या नहरें हैं जो क्या कहते हैं इनलैंड पोर्ट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो मानचेस्टर अगर आपको पता हो, अगर आप यूके के मैप में जाके देखेंगे तो मानचेस्टर एक ऐसी जगह है जो क्या कहते हैं आपको वहाँ मिलेगा इनलैंड पोर्ट्स। अच्छा, इंडिया के मानचेस्टर को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मानचेस्टर जो है इंडिया का वो कौन सा है, ठीक है। एक तो ब्रिटेन के अंदर मानचेस्टर है और इंडिया के मानचेस्टर को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो कमेंट जरूर करिए। तो इनलैंड पोर्ट्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री के अंदर ही अंदर जो नदियाँ होती है उनमें चलने वाले जहाज। जबकि आउटर पोर्ट्स जो होते हैं क्या, कि वो अंदर तो चलते नहीं है, लेकिन बाहर जो मेन कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से जहाज निकल के दूसरी कंट्री के मेन कॉर्नर्स पे आ जाते हैं, जैसे आप आउटर पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग फेमस होते हैं काम से। जैसे कोई तेल का बंदरगाह अलग है, कोई जो बंदरगाह होते हैं यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं उन पोर्ट्स को रेस्ट करने की प्लेस अलग है। सामान को पैकेज करने की जगह अलग होती है, ठीक है। सामान को इकट्ठा करने की जगह अलग होती है और जो पोर्ट्स होती है उनको रिपेयर करने की जगह अलग होती है, ठीक है। तो ऑयल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, वहाँ पे अपने टैंकर को फिल करते हैं या उनको साफ़ कराते हैं, ठीक है। इसे ऑयल पोर्ट्स बोला जाता है। दूसरा है विश्राम पोर्ट्स, जहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं जब वो क्या कहते हैं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो अपना एंकर डाल के, सामान डाल के, अपनी वाटर टैंकिंग, फूड्स, सारी चीज़ें सिक्योर करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है पैकेज स्टेशन। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सामान को पैक किया जाता है, इसलिए ये फेमस स्टेशन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है माल गोदाम। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस जगह पे जितने भी पोर्ट्स होते हैं अलग अलग कंट्री के पोर्ट्स आके रुकते हैं और वहाँ पे अपने सामान की स्टोरेज किसी एक माल गोदाम में क्या कहते हैं स्टोर करके रख देते हैं। फिर है नेवल पोर्ट्स। ये वो पोर्ट्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं हर टाइप की कार्गो शिप्स को ये रिपेयर करने की क्या कहते हैं वो देते हैं वर्कशॉप।